Hello, people. Welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So, recently I have uploaded a video on memory technique to learn all the clauses of CARO 2020. I hope कि आप लोगों ने वो देख ली तभी आप यहाँ आए हो. And if you have not seen it yet, then please go and first watch it. बहुत छोटी सी वीडियो है वो 10 minutes की. तो उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द क्लॉजेज दैट टू सीरियल वाइज. ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ आओगे बिकॉज आई एम गोइंग टू रेफर दैट मेमोरी टेक्निक हियर ऑल्सो, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है. ऑल्सो वन मोर डिस्क्लेमर दैट आई एम यूजिंग द मटीरियल ऑफ CA फाइनल, but the students who are in CA intermediate can also refer to these videos by referring to their स्टडी मटेरियल. ओके, मीन्स जो सी इंटर वाला मटेरियल है आप वो रेफ़र करना, वो अपने सामने खोलना. वैसे कारो तो सेम ही है, तो कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी किसी को. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑडिट रिपोर्ट. तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये तो वैसे इसका अलग से ही है पूरा, तो इसी का ही पार्ट जो होता है वो कारो होता है. कारो 2020. कारो की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ये बता दो. कारो की फुल फॉर्म होती है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. पहले 2016 था बट अपडेट होकर अब 2020 आया है. ठीक है. तो इसमें क्लॉजेस भी थोड़े से बढ़ गए हैं, आपके नंबर ऑफ़ क्लॉजेस बढ़ गए. ठीक है. तो ये क्या है, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है. अब ये तो आप पढ़ ही लेना अपने आप की ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. ठीक है. उसको एक रीज़नेबल एश्योरेंस देना चाहिए. तो ये सब इसमें दे रखा है. उसको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है. तो कारो 2020 भी क्या है, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ही है. मतलब ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट है कारो भी, लेकिन बस एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है. तो अब वो किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं एप्लीकेबल है, वो देख लेते हैं. तो NFRA जो है आपका, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सेक्शन नंबर 132 कंपनीज एक्ट के अंडर में, उसने इशू किया है. और इसकी डेट क्या है, 25 फरवरी 2020. तो 25 फेब को क्या हुआ था, कारो 2020 एप्लीकेबल हो गया था. ठीक है. तो ये एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एंड ये सारी की सारी कंपनीज़ पे लगता है. सारी की सारी कंपनीज़ पे लगता है. अगर कंपनी का ऑडिट हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है कंपनी का, तो उसके साथ में हैव टू रिपोर्ट अंडर कारो 2020 इज वेल, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी भी इसमें आएगा. ठीक है. लेकिन कुछ कंपनीज़ को, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज़ को एग्जम्पशन मिली हुई है कि आप भले ही एक कंपनी हो लेकिन आपको कारो के अंडर रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स हैव अ लुक कि वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं. So these companies are your one-person company that are licensed under section number 8, then your insurance company, your banking company also. Banking company के भी आप जब ऑडिट करते हो तो you do not need any कारो रिक्वायरमेंट. ये सारी एग्जाम्पशंस की बात हो रही है. मतलब इसके अंडर हमें इन वाली कंपनीज़ की जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो हमें इसमें कोई भी कारो की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्मॉल कंपनीज़. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, इस पे ये कंडीशन है कि एक तो इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हैं तो फिर यू हैव टू रिपोर्ट. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या है, PBT 1110. P फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, B फॉर बोरोइंग्स, T फॉर टर्नओवर. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट अंडर कारो. लेकिन अगर वो 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, इफ़ वो 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो फिर यू हैव टू रिपोर्ट अंडर कारो. सो बेसिकली एग्जम्पशन क्या है, एग्जम्पशन ये है, PBT अगर 1110 से कम है तो आपको ये एग्जम्पशन मिली है, वरना नहीं मिली है. ठीक है. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व इन सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ एज इन बैलेंस शीट डेट, एंड बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और टर्नओवर भी, टोटल रेवेन्यू भी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है. ठीक है. टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल नंबर 3. तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है कि जो इनकी लिमिट्स है वो एक्सीड हो जा रही हैं, तो फिर इस पर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इसकी मेमोरी टेक्निक है, इन सारी एग्जाम्पशंस को लर्न करने की एक मेमोरी टेक्निक है. 1 पर्सन एक स्मॉल बेबी के संग में 8 बजे प्राइवेट बैंक में गया
और उसके बाद वो अपना इंश्योरेंस कराने एक इंश्योरेंस कंपनी में गया, ठीक है। सो वन पर्सन मीन्स वन पर्सन कंपनी, स्मॉल बेबी मीन्स स्मॉल कंपनी, देन एट 8 PM मीन्स सेक्शन 8 कंपनी। फिर उसके बाद में वो प्राइवेट बैंक गया, प्राइवेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें 3 कंडीशंस हैं PBT 1110 वाली। फिर वो बैंक गया मतलब बैंकिंग कंपनी, और आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस गया वो इंश्योरेंस ऑफिस, तो आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इसमें मेरे को यहाँ लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आप लिख सकते हो हाथ से। मेमोरी टेक्निक क्या है? वन पर्सन विथ हिज और हर, जो भी आपका मैन हो, हिज और हर स्मॉल बेबी एट 8 PM वेंट टू प्राइवेट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो उससे आपको ये सारी की सारी एग्जाम्पशंस याद आ जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा दे रखा है कि ये किसी भी इस वाली कैटेगरी में फॉल हो रही है, तो फिर आप वहाँ बहुत ध्यान रखना, बिकॉज वहाँ घुमाने के चांसेस ये रहेंगे कि उस पर सारी की सारी कंडीशंस आपको लगेंगी कि कारों वाली हैं, क्लॉजेस वगैरह आपको लगेंगे कि कारों वाले हैं, लेकिन कहीं पे भी इसका मेंशन आ गया तो वहाँ आपको सीधा सीधा यही वाला प्रोविज़न पूरा लिख कर आना है कि ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो एग्जम्प्ट कर दी गई हैं, क्लासेस ऑफ कंपनीज एग्जम्प्ट कर दी गई हैं, इस पर कारों का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लॉजेस, मीन्स जिन बाकी की सारी कंपनीज पे, इन कंपनीज को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज पे भी कारो एप्लीकेबल होगा। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हम बात कर रहे थे, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर PBT 1110 से ज़्यादा हो रहा है तो भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लॉजेज। अब जो क्लॉजेज हैं उसके लिए मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताई थी, एक स्टोरी बताई थी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप की, मैं लैपटॉप खरीदने गई दिन क्या हुआ था, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 1 to 5 हम लोग पहले करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, मैं लैपटॉप लेने गई थी, लैपटॉप क्या था, PPE उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में से निकाल के मुझे क्या दिया था, लैपटॉप दिया था। उन्होंने गारंटी भी दी थी कि ये लैपटॉप आपका बहुत बढ़िया चलेगा। फिर उन्होंने ये मेरा क्या हुआ, ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर मैंने उन्हें क्या किया था, डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट 5 क्लॉजेस क्या थे, PPE, देन इन्वेंट्री, देन योर गारंटी, फोर्थ वॉज योर इन्वेस्टमेंट और फिफ्थ वॉज योर डिपॉजिट्स। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले क्लॉज की, जो कि बात करता है PPE। अब इसमें आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। 5 बातें आपको क्या देखनी होगी। अब कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल है, और अब हम बात कर रहे हैं PPE, दैट मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बात और ध्यान रखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सारे के सारे टैंजिबल एसेट्स भी आएंगे और इनटैंजिबल एसेट्स भी आएंगे। मतलब कि अगर कोई मशीनरी है कंपनी के अंदर तो वो भी काउंट होगा, कोई सॉफ्टवेयर है, गुडविल है, तो वो भी आएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स फिजिकल वेरिफिकेशन और वो सारे पॉइंट्स इनटेंजिबल एसेट के लिए डिफरेंट होंगे, लेकिन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी वर्ड आता है आपका PPE, वहाँ पे एज्यूम करके चलना कि यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट भी कवर्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 बातें चेक करनी है, PPE में 5 बातें चेक करनी है, P फॉर PPE एंड P फॉर 5, ठीक है। क्या 5 बातें हैं? फर्स्ट इज़ कि क्या जो कंपनी है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है कि हम पे इतनी क्वांटिटी की ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। सेकंड चीज़ आपको ये देखना है कि क्या वो फिजिकली वेरीफाई हो रही है। अब देखो मैंने बताया ना आपको इंटेंजिबल एसेट भी आएगा, तो ये इंटेंजिबल एसेट के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड है कि क्या अगर कंपनी के पास में कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्ड है या नहीं है। फिर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो बात करेगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। गुडविल को आप देख तो नहीं सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग से यू विल वेरीफाई इट, बट जो चीज़ आप देख सकते हो उसका यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मीन्स वेरीफाई कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो मैनेजमेंट ने जा कर के PPE का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे किया या नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई मशीन हो वो ख़राब हो गई हो या कुछ हो गया हो तो उसको हटाने की ज़रूरत हुई हो। तो ऐसे में यू हैव टू मेक श्योर कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है और जो ऑन डॉक्यूमेंट है वो चीज़ मैच हो रही है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आपको तीसरी चीज़ जो देखनी है वो देखनी है टाइटल डीड्स जो है वो कंपनी के नाम पे ही, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और के नाम पे और कंपनी ने अपनी PPE दिखा दी है। फोर्थ चीज़ जो है वो आपको ये देखनी है कि अगर कोई रीवैल्यूएशन हुई है कंपनी के अंदर, अगर कोई कंपनी के अंदर रीवैल्यूएशन हुआ है मतलब कि बढ़ा है, जैसे सपोज कंपनी की लैंड है उसका प्राइस बढ़ा है, तो एक तो आपको ये देखना है कि वो, या फिर इंटेंजिबल एसेट भी देखो यहाँ कवर हो रहा है, अगर वो जो रीवैल्यूएशन है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है
और अगर जो चेंज है मतलब रीवैल्यू हो गई, वैल्यू या तो बढ़ गई या कम हो गई, तो जो भी चेंज आ रहा है वो 10% या ज़्यादा है ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू, ठीक है। तो उस चीज़ की फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, उस चीज़ की आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी ने रीवैल्यू किया है अपने पीपी या इंटेंजिबल असेट को, और वो रीवैल्यूएशन किस पे बेस्ड है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे बेस्ड है, वो जितना भी अमाउंट है यू हैव टू स्पेसिफाई अगर वो अमाउंट 10% या उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिफ्थ चीज़ जो आपको चेक करनी होगी वो ये चेक करनी होगी कि क्या जो कंपनी है उसके खिलाफ कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रोसीडिंग हो, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग हो अंडर बेनामी प्रॉपर्टी या यू कैन से बेनामी एक्ट, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा है तो क्या कंपनी ने उस पेंडिंग प्रोसीडिंग को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्लॉज। तो इसमें क्या बातें थी, फर्स्ट वॉज योर proper records, second was your physical verification, third was your title deed, then fourth was your valuation, revaluation registered valuer से है या नहीं, 10% से ज़्यादा है तो रिपोर्ट करना है, एंड फिफ्थ इज़ योर बेनामी एक्ट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाला क्लॉज। सेकेंड वाला क्लॉज हमारा क्या है, सेकेंड वाला क्लॉज बात करता है हमारा इन्वेंट्री का, है ना। तो इसमें हमारी दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो आपको वही फिजिकल वेरिफिकेशन, और सेकंड आपको चेक करना है कि कंपनी के पास ना वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के रिगार्डिंग आपको चेक करना है कि अगर वो वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि क्या कंपनी क्वार्टरली रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में फ़ाइल कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी टाइम टू टाइम अपने बैंक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक या कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैंक के साथ में प्रॉपर टाइम पे रीजनेबल इंटरवल्स पे शेयर कर रही है, तो उससे क्या पता लगता रहेगा, कंपनी के बारे में पता लगता रहेगा कि कंपनी ने इतनी वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रखी है, तो क्या वो उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर पा रही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी पैसा लेकर ही डूब जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यू हैव टू मेक श्योर। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर यू हैव टू गिव डिटेल्स कि देखो कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, बट फिर भी कंपनी ये डिफ़ॉल्ट करी है। तो एज एन ऑडिटर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे हमने क्या देखी, हाँ इन्वेंट्री में हमने दो बातें देखी। अब ये दो बातें हैं, तो AS2 भी आपका इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, इंड AS2 भी इन्वेंट्री के बारे में ही बात करता है, और कारो 2020 में भी आपको दो ही बातें रिपोर्ट करनी है इन रिस्पेक्ट विथ इन्वेंट्री, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज जो था और फोर्थ क्लॉज जो था वो मैंने आपको बताया था गारंटी इन्वेस्टमेंट। बट मज़े की बात ये है कि ये दोनों ही क्लॉज किसके बारे में बात करते हैं, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ठीक है। तो थर्ड वाला जो क्लॉज है वो किसके बारे में बात करता है, थर्ड वाला क्लॉज बात करता है कि कंपनी के पास में, कंपनी ने अगर किसी को लोन ले रखा है या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, सॉरी कंपनी ने कोई लोन दे रखा है, ठीक है, कंपनी ने कोई लोन दे रखा है, यहाँ ग्रांटिंग की बात हो रही है। तो कंपनी ने किसी को कोई लोन्स एंड एडवांस दे रखा है, या फिर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट ले रखा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कंपनी ने, या कंपनी ने कोई गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी है, तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू चेक। तो इसमें आपको चेक करना है कि वो जो लोन है, ठीक है, जो लोन है वो किस नेचर में है, ठीक है, मतलब वो लोन में है, गारंटी में है या सिक्योरिटी है, ठीक है। साथ ही में यू हैव टू मेक श्योर कि जो एग्रीगेट अमाउंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब इतना इतना लोन आपने दे रखा है या इतनी इतनी की गारंटी आपने दे रखी है, वो किस अकॉर्डिंग है, मतलब कि वो आपने अपनी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट को दे रखा है, या फिर वो आपने किसी और को दे रखा है, बाहर वालों को दे रखा है, या अपने ही कंपोनेंट्स को दे रखा है। कंपनी की जेस जो है, जेस मतलब जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी, एक तरह से कंपनी का ही पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये अगर कंपनी का पार्ट हो गए तो आप अलग तरह से रिपोर्ट करोगे, और अगर ये बाहर वाले हैं तो अलग तरह से रिपोर्ट करोगे। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या कंपनी ने मतलब जो लोन्स हैं वो किसको दिए हैं, जैस को दिए हैं अपनी, या बाहर वालों को दिए। जैस मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ स्पेसिफाई करनी है कि लोन दिया तो किसे दिया, ठीक है, लोन दिया तो किसे दिया। सेकेंड पॉइंट आपको इसमें ये चीज़ और बतानी है कि जो इन्वेस्टमेंट और गारंटी है ना, वो जो उसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो कंपनी के खिलाफ नहीं है, वो प्रेजुडिशियल नहीं है कंपनी के लिए। थर्ड चीज़ जो आपको बतानी है वो ये बतानी है
कि जो लोन्स आपने दिए थे ना, अभी ऊपर वाले पॉइंट में हमने पूछा था ना कि किसको दिया है आपने, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जो लोन्स आपने दिए हैं या एडवांसेस आपने दिए हैं उसका क्या स्केड्यूल है रीपेमेंट का, ठीक है, किस हिसाब से आप रीपेमेंट लेते हो प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, तो और क्या आपको रेगुलर रिसीट्स आ रही, और अगर नहीं आ रही तो हमने किस हिसाब से उसको डील किया है, तो ये सब आपको रिपोर्ट करना है। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में बात आ गई, सपोज कंपनी को नहीं हो रहा रेगुलर रिसीव, तो अब ये क्या है, कंपनी के लिए सिचुएशन सही नहीं है ना, ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं कंपनी के डेटर्स जो हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में यू हैव टू सी कि ये जो अमाउंट ओवर ड्यू है, जो अमाउंट ओवर ड्यू है वो 90 डेज से ज़्यादा है, जैसे बैंक में एनपीए होता है ना, यहाँ कंपनी की ही बात हो रही है, बैंकिंग कंपनी पे तो अप्लाई होता नहीं है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की ही बात कर रहे हैं कि वो जो अमाउंट कंपनी ने दे रखा है लोन्स को एज लोन्स और एडवांसेस, तो वो कहीं 90 डेज से ज़्यादा तो ओवर ड्यू नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्या रीज़नेबल स्टेप्स लिए गए हैं उसके लिए या नहीं लिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें दो बातें आपको और एक्सप्लेन करनी होगी, रिपोर्ट करनी होगी कि क्या वो लोन जो थे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि उन लोन को रिन्यू करा गया है या एक्सटेंशन दी गई है या फिर उसको सेटल करने के लिए फ्रेश लोन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी होगी, ये चीज़ आपको अमाउंट और परसेंटेज वगैरह के साथ में यू हैव टू स्टेट इट इन योर ऑडिट रिपोर्ट कि इतना परसेंट जो अमाउंट है, सॉरी इतना परसेंट जो है टोटल लोन्स है और इतना अमाउंट है, ये अमाउंट के दो लोन्स हैं, ये क्या करे गए हैं, ये आपकी एक्सटेंशन दी गई है या रिन्यू करे गए हैं या इसके लिए फ्रेश लोन्स कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें आपको और बतानी है, उसमें आपको ये बताना है कि जो लोन्स और एडवांसेस हैं ना, लोन्स और एडवांसेस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ लोन्स कंपनी ने ऐसे ही दे दिए हैं बिना किसी टर्म्स या कंडीशंस के, कुछ पता ही नहीं है कितने टाइम के लोन्स हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म और एनी पीरियड ऑफ रीपेमेंट, और अगर ऐसा है, और स्पेशली किसके बारे में बात हो रही है, प्रोमोटर और रिलेटेड पार्टी को, ठीक है। तो अगर कंपनी ने बिना कुछ स्पेसिफाई करे टर्म या रीपेमेंट कैसे लेना है उन्होंने दे दिए हैं प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को, तो उस परसेंटेज को आपको अलग से मेंशन करना होगा कि ये परसेंटेज जो है वो कंपनी ने बिना किसी कंडीशन के प्रमोटर या अपनी रिलेटेड पार्टी को दे रखा है, क्योंकि आगे जाके फ्रॉड में कन्वर्ट हो सकता है ना, इसलिए इसको स्पेसिफाई करना होगा सेपरेटली। तो इसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े, वो क्या थे फटाफट से समराइज़ कर लो। यहाँ बात हो रही है लोन्स, एडवांसेस, लोन्स गारंटी, इन्वेस्टमेंट या फिर सिक्योरिटी, ठीक है। लोन्स के साथ में लोन्स एंड एडवांसेस तो आ गया। तो वो 6 बातें कौन सी हैं, 6 बातें आपकी हैं कि एक तो आपने किसको दिया, ठीक है, बाहर वालों को दिया या घर वालों को दिया। सेकंड पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेजुडिशियल तो नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट क्या हो गया, जो लोन्स और एडवांसेस है उसका रीपेमेंट वगैरह प्रॉपर तो है, रेगुलर तो है, अगर सपोज़ नहीं है तो ओवर ड्यू कोई 90 डेज से ज़्यादा तो नहीं है, अगर है तो रिपोर्ट करो। फिर कौन कौन से लोन्स आपके एक्सटेंड हुए, कौन कौन से लोन्स आपके रिन्यू हुए या फ्रेश लोन हुए, तो उसका अमाउंट और परसेंटेज अलग से मेंशन करो। फिर अगर कंपनी ने कोई ऐसे लोन किसी को दे रखे हैं जो बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हैं, उसमें कुछ पता ही नहीं है कितना टाइम के लिए है या क्या पीरियड है रिपेमेंट का, तो उस परसेंटेज को और टोटल लोन्स को भी स्पेसिफाई करो अगर वो किसी को दिए गए हैं, सपोज प्रमोटर को दिए गए हैं, रिलेटेड पार्टी को दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ थर्ड वाला क्लॉज समाप्त, ठीक है। अब फोर्थ वाले क्लॉज पे आ जाते हैं। फोर्थ वाला क्लॉज जो है वो किसके बारे में बात कर रहा था, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया क्लॉज 3 और क्लॉज 4 किसके बारे में बात करेगा, लोन्स, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। तो इसमें भी यही है, बस इसमें दो बातें एडिशनल और हैं कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी अगर कंपनी ने दे रखा है तो क्या कंपनी ने सेक्शन नंबर 185 और सेक्शन नंबर 186 के साथ में कंप्लाई किया या नहीं। 185 जो है वो प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है, 186 लोन्स टू बी मेड के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले क्लॉज में बस इतना ही है, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला क्लॉज क्या था, मैंने डिपॉजिट दे दिया था जब मैं लैपटॉप लेने गई थी, तो इसमें भी किसकी बात हो रही है, इसमें भी डिपॉजिट्स की बात हो रही है कि कंपनी के अगर कोई डिपॉजिट्स कंपनी ने एक्सेप्ट करे हैं तो क्या उसने आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से कंप्लाई किया है या नहीं, ठीक है। साथ ही में उसने सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 के साथ में कंप्लाई किया है या नहीं, और अगर उसने कंप्लाई नहीं किया है सपोज़ कंपनी ने, तो कंपनी लॉ बोर्ड ने या नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल ने या आरबीआई ने, ठीक है, अगर आरबीआई ने कुछ ऐसा दिया है तो
उसको क्या करना होगा, उसको स्टेट करना होगा कि उसने वो जो है वो कंप्लाई किया है या नहीं। मतलब उसको बेसिकली स्टेट करना होगा कि मैंने ये कंप्लाई नहीं किया है, या फिर आपको ये स्टेट करना होगा कि कंपनी ने ये तो कंप्लाई किया है, लेकिन ये जो डायरेक्शंस थे, ठीक है, अगर कोई ऑर्डर था सपोज़ कंपनी लॉ बोर्ड का, एनसीएलटी का या आरबीआई का, तो ये कंपनी ने इसके साथ में अप्लाई नहीं किया। एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट चीज़ आपको देखनी है आरबीआई के डायरेक्टिव्स के साथ में कंप्लाई किया है या नहीं। सेकंड 73 to 76 आपको देखना होगा। फिर अगर सपोज़ कोई ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है एनसीएलटी से, कंपनी लॉ बोर्ड से या आरबीआई से, तो क्या उसने कंपनी ने उसको फॉलो किया या नहीं, और वरना आप उसको क्या करो, अगर कंप्लाई नहीं किया तो स्टेट कर दो कि कंपनी ने ये ऑर्डर के साथ में कंप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेक्शन जो था स्टोरी का वो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग अपने सेकंड वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे 9 क्लॉजेज यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड सेक्शन हमारे बात कर रहा था कि जब मैं पैसे देकर चली गई थी उस शॉप से, तो फिर अकाउंटेंट के पास में पैसे आए थे। तो अकाउंटेंट ने क्या करा था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया था, फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज़, फिर अनरिकॉर्डेड इनकम, और फिर उसके बाद में फोर्थ वाला क्या था, उसने ये देखा था कि क्या डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ है रिपेमेंट में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा चलेगा। सिक्स्थ वाला जो है वो बात करेगा आपका कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। सिक्स्थ वाला बात करेगा कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि क्या कंपनी ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स थे वो जैसा कि सीजी ने बोला था उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है या नहीं, और सेक्शन नंबर 148 फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में बात होती है आपकी 7th क्लॉज में स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की। तो जो ड्यूज़ होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं। अब किसी को पैसा ड्यू है तो या तो वो देगा या वो नहीं देगा। अगर वो दे रहा है तो वो क्या है, वो अनडिस्प्यूटेड है, नहीं दे रहा है तो वो डिस्प्यूटेड है। इसी तरह से कंपनी का होता है। कंपनी के अगर कुछ ऐसे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं, जैसे कि जीएसटी है, प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड है, इनकम टैक्स है, या कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब कंपनी ने पैसा नहीं दिया है अगर इन लोगों को, और वो जो ड्यू है वो अनडिस्प्यूटेड है, मतलब दे देगी कंपनी, दिया नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन वो ओवर ड्यू हो गया है 6 महीने से ज़्यादा, मतलब कंपनी के अकाउंट में ये सारी चीज़ें पेबल आ रही हैं लेकिन कंपनी ने ड्यू को क्लियर नहीं किया है, और ये ओवर ड्यू हो गया है फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो यू हैव टू इंडिकेट, यू हैव टू स्टेट इट कि ये कंपनी के एरियर्स हैं और कंपनी ने इसके साथ में क्लियर नहीं किया है। अच्छा, अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है किसी ड्यूज़ के रिगार्डिंग, तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में जिसके साथ में आपकी डिस्प्यूट चल रही है, कंपनी की डिस्प्यूट चल रही है, वो आपको मेंशन करना होगा। एक चीज़ इन्होंने यहाँ स्पेसिफिकली दी है जो कि शायद एमसीक्यू में आ जाए, मेयर रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी डिस्प्यूट नहीं होगी, यानी कि अपील जो है वो डिस्प्यूट काउंट नहीं होगी। अगर प्रॉपर कोई आपकी उसके अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तभी यू विल काउंट इट एज डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 7 क्लॉजेज जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने 8th वाले क्लॉज में, जो कि बात करता है किसके बारे में, अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में। तो अगर कंपनी के पास ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन है जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स में, तो यू हैव टू मतलब आपको अपनी रिपोर्ट में उसको दिखाना होगा कि क्या कंपनी ने सरेंडर या फिर डिस्क्लोज़ किया है इनकम टैक्स अथॉरिटी के आगे या नहीं किया है। ठीक है, और जो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम थी क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो गई है या नहीं हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके ऑफिस में भी कई बार क्या होता है, कई बार डिमांड आ जाती है या कई बार नोटिस आ जाते हैं कि ये इनकम बन रही थी और आपने नहीं करी है। तो सपोज़ अगर ऐसा जेन्युइनली होता है तो फिर आप उसको करेक्ट करवाते हो ना। इसी तरह से कंपनी के साथ भी होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड है और वो इनकम टैक्स के आगे सरेंडर भी कर दिया तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी तो इम्पैक्ट आना चाहिए, तो वो आया या नहीं आया, यू हैव टू मेक श्योर। ओके, फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं रीपेमेंट की। अभी तक जो हम बात कर रहे थे क्लॉज 3 और क्लॉज 4, और वो हम बात कर रहे थे कंपनी ने लोन दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी ने लोन लिया है। तो कंपनी ने लोन लिया है तो क्या उसने कोई डिफ़ॉल्ट किया है रीपेमेंट में, कंपनी ने कहीं ऐसा तो नहीं कोई डिफ़ॉल्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू में तो यहाँ पे भी आपको कुछ बातें रिपोर्ट करनी होगी कि क्या कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं विलफुल डिफ़ॉल्टर है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया कि कंपनी फ्रॉड है, मक्कार है, ये देती नहीं है पैसा किसी का। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको क्या स्टेट करना होगा, पीरियड, अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट
और किस किस लेंडर को है। तो इस तरह से आपको टेबल बना के जो है वो रिपोर्ट करना होगा कि ये नेचर ऑफ बोरोइंग, ये नेम ऑफ लेंडर है, ये अमाउंट जो है वो हमने पे नहीं किया है, कंपनी ने पे नहीं किया है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है और ये इतने दिन से पे नहीं हुआ है, और रिमार्क्स जो है वो आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है। थर्ड चीज़ जो है वो क्या है, थर्ड चीज़ है कि लोन जिस पर्पज़ के लिए लिया था कंपनी ने उसी के लिए यूज़ किया है। फिर फोर्थ चीज़, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लोन लिया था, फंड लिया था, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर दिया। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन करना होगा। साथ ही में जैसे हमने थर्ड और फोर्थ वाले में किया था कि कंपनी ने लोन अपने घर वालों को दिया है, बाहर वालों को दिया, यहाँ पे घर वालों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं पैसा लिया है। तो वेदर द कंपनी हैज़ टेकन एनी फंड्स फ्रॉम द एंटिटी ऑन अकाउंट ऑफ टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। ठीक है। और अगर ऐसा है मतलब घर वालों के लिए लोन लिया है तो आपको उस ट्रांजेक्शन्स को मेंशन करना होगा। फिर आपका सिक्स्थ वाला पॉइंट किसकी बात करता है, अगर जो कंपनी ने लोन लिया है वो अगेन आपकी अगर जैस के लिए लिया है तो आपको क्या करना होगा, मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है वो जैस की सिक्योरिटीज़ को यूज़ करके लिया है। जैसे कि होता है ना घर में किसी के, एक तो फर्स्ट वाला जो फिफ्थ वाला पॉइंट था वो तो ये था कि घर वालों के लिए लिया है। अब सपोज़ किसी को लोन लेना है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसके घर वाले क्या करते हैं, अपना जेवर अपना पैसा देते हैं कि भाई इसको गिरवी रख दो और पैसा ले लो तुम। तो इसी तरह से कहीं कंपनी ने भी अपने घर वालों से पैसे तो नहीं लिए, मतलब जेएस के साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो सिक्योरिटीज़ थी उसकी जॉइंट वेंचर की, एसोसिएट की, सब्सिडरी की, कहीं उसकी सिक्योरिटीज़ को रखकर, तो क्योंकि अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो सिक्योरिटी तो आपको देनी ही होती है, तो उसकी सिक्योरिटीज़ तो नहीं रखी गई आपने। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर को फिर ये मेंशन करना होगा कि कंपनी के पास में अपनी सिक्योरिटीज़ नहीं थी, या जो भी था कंपनी ने फ़िलहाल क्या किया है, जेएस की सिक्योरिटी को लोन के लिए दिया है। ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स क्या थे फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है आपका पीरियड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, सेकंड वाला है कंपनी विलफुल डिफ़ॉल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, थर्ड वाला है जो टर्म लोन जिसके लिए लिया था उसी के लिए यूज़ किया है, फोर्थ वाला कहीं ऐसा तो नहीं शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया था और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ बात करता है आपका जेस के बारे में। व्हाट इज़ जेस, जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी। तो अगर ऐसा है तो उनके लिए लिया है तो उसको मेंशन करो, और उनकी सिक्योरिटीज़ को आपने, उनकी जो असेट्स हैं उसको सिक्योरिटीज़ की तरह रख के अगर आपने लोन रेज किया है तो उस चीज़ को भी यू हैव टू मेंशन। ठीक है। तो थर्ड वाले में भी आप देखो 6 पॉइंट्स थे, और फोर्थ वाले में थर्ड वाले में भी 6 पॉइंट्स हैं, और नाइन्थ वाले में भी आपके 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो 3 की टेबल चल रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो दोनों में क्या है 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब जो हमारा थर्ड वाला सिनारियो था ना कि जो जेठालाल जी थे उनको क्या करना था, जेठालाल जी कौन थे, कंपनी के ओनर थे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ओनर थे। तो उन्होंने आईपीओ के बारे में सुना था और वो किसी के पास गए थे। ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो इसका ही पार्ट 2 होगा। एंड आई होप यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ आया। एंड इफ़ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियोज़ then please do consider sharing them. Also do press the like button and do comment down. Thank you.